हेलो फ्रेंड्स। आज आप पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या है? एड्स को पढ़ने से पहले आप ये जान लें कि एड्स एक वायरल डिसीज है, विषाणु जनित बीमारी है। तो हम बात करते हैं कि विषाणु क्या होते हैं। विषाणु वास्तव में हमारे संसार में, जो हमारी पृथ्वी है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसलिए इनको सूक्ष्म जीवों का छिपा हुआ संसार भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव जैसे कि आपके प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा जगत, कवक, बैक्टीरिया और वायरस, जिन्हें हम विषाणु कहते हैं। विषाणु जो होते हैं या जो पैथोजन्स होते हैं, ये हमारे शरीर में वायु, भोजन, जल, घावों आदि के माध्यम से या कीटों के काटने से, अन्य माध्यमों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर को चुनौती प्रदान करते हैं, अर्थात हमारे शरीर को चुनौती देते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है उनसे लड़ने के लिए बार बार तैयार होता है और अपनी सुरक्षात्मक शैली को अपनाता है, अर्थात उनसे लड़ता है। जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो सुरक्षा तंत्र होता है, जिसे हम डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। हर एक जीवधारी में अपना एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, अर्थात रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है हर एक जीवधारी में होती है। किसी में बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग और किसी में बहुत वीक होती है। तो ये निर्भर करता है कि वह प्राणी किस प्रकार का पोषण ले रहा है। जो संतुलित आहार या सभी प्रकार के पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, उसका इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसे जो है बीमारियां नहीं आती हैं या बहुत कम आती हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि जो एड्स है ये एक वायरल डिसीज है, अर्थात इसमें जो विषाणु है वो एक पैथोजेंस है, रोगजनक कारक है। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो TH-T4 लिम्फोसाइट्स से मिलकर बनी होती है। और यह करती क्या है, जब हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजन मीन्स शरीर के बाहर का कोई भी पार्टिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जिसे हम डिफेंस पावर कहते हैं, वह उसे आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई कर लेता है और वह पहचान जाता है कि यह हमारे यहाँ का नहीं है और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, मीन्स हथियार तैयार करता है। और इससे क्या होता है, वो पैथोजेंस अगर हमारे डिफेंस सिस्टम या इम्यूनिटी पावर से वीक होता है तो नष्ट हो जाता है, हमें रोग से ग्रसित नहीं कर पाता, अर्थात प्रभावित नहीं कर पाता है। तो अब हम बात करते हैं कि एड्स क्या है। एड्स एक खतरनाक बीमारी है जो कि एक विषाणु द्वारा प्रसारित होती है। यहाँ पर एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इस रोग में मानव के अंदर जो अभी हमने कहा डिफेंस पावर, इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी, उसे प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा शक्ति कहते हैं। प्रतिरक्षक जो क्षमता होती है उसका तीव्र गति से ह्रास होता है। इसके विषाणु प्रतिरक्षात्मक तंत्र को कमजोर कर देते हैं और अंततः व्यक्ति या रोगी की मौत हो जाती है। इस रोग से आज विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं है, मीन्स कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें यह रोग ना हो। इसका पहला मरीज भारत में 1986 में तमिलनाडु में पाया गया था। बच्चों में HIV का प्रसार बहुत ही तीव्र गति से होता है।
एड्स की इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका पता 19वीं सदी में चला था। यह रोग जानवरों में था और जो इंसानों से होता हुआ चिंपैंजी के द्वारा आया था। पहले यह रोग किसमें था? जानवरों में था और फिर चिंपैंजी के द्वारा यह मनुष्यों में आ गया। 1959 में कांगो के एक बीमार आदमी के खून के जो नमूना लिया गया उससे पता चला कि जो है इसमें यह रोग है। और अगर हम बात करें कि जो एड्स एक वायरल डिसीज है, इसका जो वायरस होता है वो HIV होता है। इसके वायरस का क्या नाम होता है? HIV। और यहाँ पर जो HIV है ये Th-T4 लिम्फोसाइट्स को पर ही क्यों अटैक करता है? क्योंकि TH और T4 लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये CD4 सेल्स से बनी होती हैं। कहा जाए जो HIV जो संग्राही जो प्रोटीन होती है, जो रिसेप्टर प्रोटीन होती है जिसे हम रिसेप्टिव प्रोटीन कहते हैं, वो CD4 सेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और CD4 सेल्स में जब पाई जाती है तो बात यहाँ पर आती है कि आखिर TH और T4 लिम्फोसाइट्स पर क्यों अटैक करता है, या इसकी लक्ष्य कोशिकाएं TH और T4 लिम्फोसाइट्स क्यों होती हैं? क्योंकि CD4 सेल्स से ही जो है TH और T4 लिम्फोसाइट्स बनती हैं। अब हम बात करते हैं कि CD4 सेल्स जो है ये व्यक्ति के शरीर में कितनी संख्या में होती हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में CD4 सेल्स जो होती हैं 500 से 1600 प्रति घन मिली के बीच की होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि HIV जो होता है वो CD4 सेल्स को अपना टारगेट मानता है, लेकिन CD4 सेल्स ही मिलकर के जो है TH और T लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। इसीलिए HIV जो विषाणु होता है उसकी लक्ष्य कोशिकाएं TH-T4 लिम्फोसाइट्स कही जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि HIV की जो उत्पत्ति है वो चिंपैंजी और सिमियन, जो सिमियन है वो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो सिमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जिसको SIV कहा जाता है उसको मानते हैं। यह HIV जैसा ही वायरस होता है। यह ऐप व बंदरों की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भी वैज्ञानिकों ने जब वायरस के कोड को नमूने का विश्लेषण किया, वायरस के कोड के नमूने का जब विश्लेषण किया तो पता चला कि इस बीमारी की उत्पत्ति किंशासा शहर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी से हुई है, जो वेश्यावृत्ति और साझा इंजेक्शन के आदि प्रमुख कारण थे। इसके बाद में सन 1981 में अमेरिका में समलैंगिक युवकों के एक ऐसे समूह का पता चला जिन्हें हेरोइन तथा अन्य मादक पदार्थों के सेवन की आदत थी। इस समूह के सदस्यों को निमोनिया तथा त्वक कैंसर, जिसको स्किन कैंसर कहते हैं, आदि घातक रोग होने लगे थे। इसके कारण की जो खोज करने का जब इसके कारण की खोज की गई तो पता चला कि इन युवकों में इन घातक रोगों के लिए आवश्यक जो प्रतिरक्षण क्षमता होती है वो समाप्त हो चुकी है और इस दशा को उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहा गया। यहाँ पर सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक संलक्षण होता है जिसमें रोगी या व्यक्ति के शरीर की जो प्रतिरक्षण क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद में शीघ्र ही सन 1983 में पेरिस के पाश्चर संस्थान के वैज्ञानिक लुक मॉन्टेगनियर ने तथा सन 1984 में अमेरिका के NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिक रॉबर्ट गैलो की खोजों से पता चला कि एक अज्ञात रेट्रोवायरस श्रेणी के वायरस के
संक्रमण से ही लोगों में प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हुई है। और मई 1986 में वायरस नामांकन की अंतर्राष्ट्रीय समिति कमेटी ऑन वायरस नोमेनक्लेचर, जिसको इंसर्ट कह सकते हैं, ICVN, ने इस वायरस को मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण जो वायरस था उसका नाम मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इंसर्ट HIV नाम दिया गया। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो HIV था वो दिखने में किस प्रकार का था। तो हम बात करते हैं कि HIV दिखने में कैसा था, HIV किस प्रकार का दिखाई देता है, इसका साइज क्या था। तो यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है ये HIV वायरस है। इसमें आप देख रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपका लिपिड बाइलेयर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिपिड बाइलेयर है। इसमें उसके बाद में यहाँ पर GP41, GP120 और ये जिनको ब्रंत या घुंडिया कहते हैं। और इसमें ये आप देख रहे हैं ये जेनेटिक मटेरियल है जिसको RNA कहा जाता है। उसके बाद में इसके हम साइज की अगर बात करें तो HIV जो है लगभग कितना होता है, 0.1 से 0.14 मिलीमाइक्रॉन, मीन्स 100 से 140 नैनोमीटर व्यास का गोल सा और रचना में जटिल आवरण युक्त रेट्रोवायरस होता है। यहाँ पर इसमें 3 प्रमुख भाग होते हैं। इसमें 3 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? केंद्रीय भाग जिसको क्रोड कहते हैं, सेंट्रल कोर, मध्य भाग में कैप्सिड होता है और सबसे बाहरी भाग जो होता है वो लाइपोप्रोटीन खोल का होता है। इसमें वायरस का जो जीनोम होता है वो इसमें संबंध कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं। जीनोम एक सूत्री RNA SSRNA की दो समान संरचनाएं आपको दिख रही हैं इसमें, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में होता है। यहाँ पर बात करें ये जो प्रोटीन्स होती है वो प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज, एंटीग्रेज, प्रोटियोज तथा राइबोन्यूक्लिएज एंजाइमों के अणु होते हैं और इनमें प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में हम बात करें अगर कि यह किस प्रकार से अपनी सुरक्षा को बरकरार रखता है, तो इसके चारों ओर कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड केंद्रीय क्रोड के चारों ओर प्रोटीन अणुओं के बने एक दृढ़ संरक्षात्मक खोल के रूप में होता है जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। केंद्रीय क्रोड के चारों ओर इसका भीतरी शंक्वाकार भाग डॉट नुमा होता है और इसके बाहर 20 फलकों का बना बिंस फलकीय कवच होता है। और इसमें अगर घुंडी की बात करें, जो डॉट नुमा भाग में प्रोटीन अणु जो P24 होते हैं, इसमें प्रोटीन के अणु जो आपको दिख रहे हैं P17 के होते हैं और प्रत्येक भाग में प्रोटीन के अणुओं की एक निश्चित संख्या का एक निश्चित सुडौल विन्यास भी होता है। कुछ प्रोटीन अणु जैसे P7, P9 के संकेताक्षर दिए गए हैं। यहाँ पर केंद्रीय क्रोड में RNA के सूत्रों से जुड़े रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रोटीन की बात की जाए, जैसे इसमें पोषद कोशिका की तथा स्वयं वायरस की कई प्रकार के प्रोटीन्स के अणु होते हैं। वायरस की प्रोटीन्स 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जैसे इसमें जिन्हें GP41 तथा GP120 के संकेताक्षर दिए गए हैं। और इनमें यहाँ पर देख रहे हैं ये मिल करके, ये दोनों जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स मिल करके आवरण की सतह पर उभरी हुई 72 व्रंत युक्त खूंटी जैसी घुंडियाँ होती हैं जो वायरस कण को पोषद कोशिका से जोड़ने का काम करती हैं। ये घुंडियाँ क्या करती हैं, ताकि ये होस्ट पर सही तरीके से
एडॉप्ट हो सकें, रह सकें, व्यवस्थित हो सकें। इन घुंडियों को पेल्पोमरस भी कहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक घुंडी का वृंत जो होता है GP41 तथा स्वयं घुंडी GP120 की बनी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संरचना आप देख चुके हैं, इसका डायग्राम भी आप देख चुके हैं। ये HIV वायरस की संरचना है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि एड्स क्या होता है, किस वायरस के कारण होता है और वायरस किस प्रकार का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि एड्स के कारण क्या होते हैं। तो एड्स के कारण की बात करें तो एड्स के होने के प्रमुख कारण जो हैं आपके निम्नलिखित हैं। इसमें जैसे आपको पहला पॉइंट दिख रहा है, एड्स होने का पहला कारण यह है कि एड्स का प्रसार असुरक्षित यौन संबंधों से होता है। दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है, HIV से संक्रमित व्यक्ति द्वारा सुई व उपकरणों को बिना विसंक्रमित किए प्रयोग करने से भी एड्स होता है। मीन्स कहा जाए तो साझा इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका दिया गया है, HIV से ग्रस्त मरीज द्वारा रक्त लेने से भी एड्स होता है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि पता चला एक्सीडेंट में या किसी भी दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति को चोट लग जाती है और ब्लड बैंक में, जो ब्लड बैंक होता है उसमें ब्लड है, लेकिन वह जब लिया गया, जब डोनेट कराया गया, तब पता चला कि एड्स वहाँ पर जो है उस ब्लड में पॉजिटिव या HIV पॉजिटिव ब्लड नहीं था। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के उपरांत अगर उसमें HIV वायरस प्रेजेंट है तो पुनरुद्भवन क्षमता के बाद में कुछ समय के बाद में वह पॉजिटिव हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पता चला डोनेट करने वाले ने रक्त डोनेट कर दिया, HIV पॉजिटिव नहीं दिखा टेस्ट करने पर। उसके बाद में किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या रोगी को वह ब्लड फिर से डोनेट कर दिया गया, ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब रक्त आदान कराने के बाद में, रक्त चढ़ाने के बाद में 2-4 वर्ष बीतने के बाद में हुआ क्या कि HIV उसमें पॉजिटिव दिखा या पॉजिटिव या सकारात्मक लक्षण दिखने लगे। तो होता क्या है, HIV जो पीरियड होता है जिसको पुनरुद्भवन कहते हैं, यह पीरियड ले लेता है कि कभी कभी व्यक्ति में होते हुए भी यह लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता है और टेस्ट में भी दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए यह रोग बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो एड्स नशीले इंजेक्शन का जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर साझा इंजेक्शन का उपयोग कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण होता है। उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर देखेंगे, पॉइंट नंबर 5, HIV से ग्रस्त मरीजों द्वारा जैसे गोदना, कान छिदवाना, एक्यूपंक्चर एवं अन्य कई छेदन करने वाले व्यक्ति के उपकरणों के प्रयोग करने से भी होता है। जैसे पता चला कि आप गोदना गुदवाने के लिए गए और आपको HIV जो है पॉजिटिव है, उसको छेदने के बाद में या मान लीजिए कान छेदने के बाद में वही जो है इंस्ट्रूमेंट, वही औजार जो है दूसरे के कान छेदने में प्रयोग कर दिए गए, तो ब्लड टचिंग के माध्यम से HIV वहाँ पर प्रसारित होगा। तो इस तरह से भी जो है रोग फैलता है। 6 पॉइंट में देखें, HIV रोग से ग्रसित माता के होने से भी शिशुओं में भी इसका प्रसार होता है, क्योंकि उसमें ब्लड के माध्यम से माता से शिशु में पहुंच जाता है। यहाँ पर फिर अगला पॉइंट है, HIV से जो HIV रोग है उससे ग्रसित अजनबी के द्वारा उन्मुक्त यौन संबंधी जो है यौन संबंध बनाने में भी जो है इसका प्रसार होता है, अर्थात यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो क्या समझ में आया, इसमें यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात देखें तो अब यहाँ पर एड्स के लक्षण आते हैं। सिम्टम्स ऑफ एड्स मीन्स एड्स के क्या लक्षण होते हैं, उसे हम कैसे किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या पहचान होती है। तो एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। जैसे आपका पहला पॉइंट दिया गया है, एड्स रोग से ग्रसित मरीज में HIV संक्रमण का लक्षण 7 दिनों में दिखाई देता है। कितने दिनों में दिखाई देता है? 7 दिनों में दिखाई देता है। दूसरा लक्षण यहाँ पर क्या है,
एड्स रोग से ग्रसित मरीज में HIV संक्रमण के लक्षणों का अभाव हो जाता है। क्या होता है? एड्स रोग से ग्रसित मरीज में HIV संक्रमण के लक्षणों का अभाव हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, एड्स रोग से ग्रसित मरीज में धीरे धीरे लिम्फ ग्रंथिकाओं में या लिम्फ ग्रंथियों में लंबे समय तक के लिए सूजन आ जाती है। जो लिम्फोइटिक ग्लैंड्स होती हैं, जो रक्षात्मक शैली को अपनाती हैं, उनमें क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखें, एड्स रोग से ग्रसित मरीज में HIV के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। क्या होते हैं? दृष्टिगोचर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे, एड्स के रोगी के शरीर का वजन अचानक कम होने लगता है। क्या होता है? भार में कमी आ जाती है। अगला पॉइंट है, एड्स के रोगी को कम से कम 1 महीने तक बुखार बना रहता है। कहा जाए तो बुखार स्थायी रहता है या बुखार आने लगता है। अगले पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पर 7 पॉइंट, एड्स के रोगी को 1 महीने से अधिक समय तक अतिसार या डायरिया रहता है। पॉइंट नंबर 8, एड्स के रोगी को खांसी आने का क्रम लगातार बना रहता है। अगला पॉइंट है आपका, एड्स के रोगी को शरीर की खुजली में शिकायत होती है या उसके शरीर पर गुप्तांगों पर दाने या मस्से भी निकल आते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, भार में कमी आना, चक्कर आना, भूख ना लगना, बुखार बना रहना इत्यादि लक्षण जो है इसके प्रमुख लक्षण हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट देखें, एड्स के रोगी का व्यवहार पागलों जैसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको बेचैनी जैसी होने लगती है। और अगला पॉइंट है आपका, एड्स के रोगी को रात में पसीना बहुत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, त्वचा में ट्यूमर की तरह गांठें उभर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एड्स के रोगी को भूख में या भूख की कमी आने लगती है या भूख नहीं लगती है। फिर अगला पॉइंट है, एड्स के रोगी को बार बार हर्पीज जोस्टर की शिकायत बनी रहती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से, अगर मान लीजिए HIV का संक्रमण हो गया तो इसको ट्रीट किस प्रकार से किया जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टडी हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। तो एड्स रोग से ग्रसित मरीजों का जो है निम्नलिखित तरीकों से उपचार किया जाता है। यहाँ पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है एड्स का उपचार केवल बचाव होता है। मीन्स इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले से ही जो है अपने आप को बचा करके रखना चाहिए, सुरक्षा या सावधानी अपनानी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि रक्तदान केंद्रों पर HIV मुक्त रक्त की जांच कराना चाहिए। मीन्स कहा गया है जो रक्तदान केंद्र होते हैं उन पर जो रक्त होता है उसकी ब्लड टेस्ट करानी चाहिए, जिससे कि जो HIV जो है जो HIV मुक्त रुधिर हो। यहाँ पर अगला पॉइंट है, एड्स के उपचार के लिए डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करना चाहिए। मीन्स सिर्फ सिंगल यूज, जिसमें लिखा होता है सिंगल यूज, सिर्फ एक सुई का एक ही बार प्रयोग करना चाहिए। साझा इंजेक्शन का उपयोग या साझा इंजेक्शन का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में दिया गया है, एड्स की रोकथाम हेतु केवल एक ही मित्र या पार्टनर से सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में है, आप देख रहे हैं, एड्स के उपचार हेतु सुरक्षित शारीरिक संबंध के लिए सुरक्षित वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एड्स के उपचार हेतु यौनिक व्यभिचारों का सर्वथा त्याग करना चाहिए, जैसे मुख मैथुन इत्यादि। यहाँ पर अगला पॉइंट देख रहे हैं, एड्स से ग्रसित मरीज को एंटीवायरल उपचार कराना चाहिए। मीन्स एंटीवायरल थेरेपी जो है अपनानी चाहिए। एड्स की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य यौन संबंधों की जानकारी प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम में एक पृथक विषय के रूप में शामिल करना चाहिए, ताकि लोगों को इसके बारे में, इसके प्रसार के बारे में, इसके संक्रमण के बारे में और इसके बचाव के बारे में जब जानकारी लोगों को मिलेगी तो जानकारी मिलने से उन लोगों में जागरूकता होगी, जिससे कि उन्हें जो है
इस रोग से निपटने के लिए या इस रोग से बचने के लिए उन्हें जो है जानकारी प्राप्त होगी। फिर अगला पॉइंट है, एड्स रोग से ग्रसित मरीज को निकट के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, एड्स रोग से बचाव हेतु सेक्स वर्करों से शारीरिक संबंधों को नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कोई भी संख्या जो होती है वो सीमित नहीं होती है। यदि आपको जैसे भूख ना लगना, चक्कर आना, वजन में कमी आ जाना, रात में पसीना आना, गुप्तांगों पर दाने निकल आना, ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो आपको जांच करानी होती है और वो जांच आपकी होती है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट को लॉन्ग या एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, उसको लॉन्ग फॉर्म में या एक्सपेंडेड फॉर्म में कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेट एसेज। मीन्स वहाँ पर एलिसा की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेट एसेज, इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर थेरेपी की बात की जाए तो इसके उपचार हेतु एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे जाइडोबुडाइन, डेलावर्डिन आदि औषधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। और यदि कोई रोगी इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसके साहस को बढ़ाने के लिए उसे मिलना चाहिए, उसे अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि साथ साथ रहने से, साथ साथ भोजन करने से एड्स का प्रसार नहीं होता है, HIV का प्रसार नहीं होता है। जब तक शरीर के तरल माध्यम का कम्युनिकेशन ना हो तब तक HIV का प्रसारण नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान दें कि जो रोगी हो उससे दूरी ना बनाएं, सावधान रहें। शरीर के तरल पदार्थ जो कोई भी रोगी हो तो उसके शरीर के तरल पदार्थ को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को नहीं छूना चाहिए। बाकी जो है जितने भी शुष्क पदार्थ हैं, जैसे उनके साथ रहना, घूमना, खाना इत्यादि काम जो है आप जो है स्वतंत्रता पूर्वक या सावधानी पूर्वक कार्य कर सकते हैं। इन चीज़ों से जो है यह HIV का संक्रमण नहीं फैलता है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।